हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स का खास शो कमोडिटी कैच। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। देखिए, गोल्ड सिल्वर में क्या कुछ चल रहा है ये हम और आप रोजाना देख रहे हैं। वोलेटिलिटी कितनी हाई है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस किस तरीके से ट्रिगर कर रहे हैं गोल्ड सिल्वर मार्केट को, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन गोल्ड सिल्वर के अलावा भी कुछ मेटल्स हैं, कुछ बेस मेटल्स हैं जिनमें निवेशकों की रुचि बढ़ी हुई है। तो आज के शो में न सिर्फ खाली गोल्ड सिल्वर की चाल पर बात करेंगे हर तरीके की कमोडिटी पर जिसमें निवेश या जिसके प्राइसेस आपके ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, आपकी जेब के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। और शुरुआत क्रूड से ही करेंगे क्योंकि क्रूड इस समय पूरी जियोपॉलिटिकल इकोनॉमी का इस समय जो बैकबोन कही जाती है, क्रूड इंडस्ट्री वो हिली हुई है। और जियोपॉलिटिक्स भी इस कारण अफेक्टेड है और जियोपॉलिटिकल मार्केट्स भी इस कारण अफेक्टेड है। तो अब अगर क्रूड के बारे में बात करनी है, गोल्ड सिल्वर के बारे में बात करनी है और बाकी बेस मेटल्स के बारे में बात करनी है तो अजय केडिया जी से बेहतर कौन हो सकता है। आज हमारे साथ अजय केडिया यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सर, सबसे पहले तो क्रूड के ऊपर बता दीजिए। $91 पर बैरल, मतलब कल हमने देखा था 87 का लेवल और आज जब सुबह उठ के क्रूड मार्केट देखी है तो वो 90 भी पार कर चुकी है। ये अनसर्टेनिटी कब तक रहने वाली है? मार्केट इसको क्यों नहीं डिस्काउंट कर पा रहा है? मार्केट क्यों नहीं नॉर्मली इसको ले पा रहा है? और कुछ सिचुएशन बेहतर होगी क्या? देखिए, पहले तो कच्चा तेल देखे तो पिछले 15 दिन से 85 से 90 के बीच में ट्रेड कर रहा था और 90 के ऊपर जा भी नहीं रहा था क्योंकि सीज फायर वाली कहानी चल रही थी, टॉक भी चल रहा था। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमने देखा 60 दिन का जो ये निगोशिएशन पीरियड था या सीज फायर था वो अब फेल होता हुआ दिख रहा है, पहला। दूसरा, जिस ढंग से यूएस ने ओमान को धमकी दी कि अब आगे कुछ होता है तो हम वहां पे भी हमला कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि एक WTI और ब्रेंट के बीच का जो स्प्रेड है वो $60 पहुंच चुका है, जो दर्शाता कहीं ना कहीं बढ़े हुए। हालांकि देखिए, पहले भी ये एस्केलेशन थे बट कच्चा तेल ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा था। हम $110-120 का लेवल देख चुके थे क्योंकि वो टाइम पे सप्लाई की कंसर्न्स थी। बट अब हम देख रहे हैं कि रूट से दूसरी जगह से सप्लाई बढ़ी, ओपेक ने भी प्रोडक्शन बढ़ा दिए है, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सप्रेस करके रखा था। बट गिवन डेट के $90 तोड़ा है तो मुझे लगता है कि आने वाले सेशंस में हम 95 से $96 तक का लेवल भी देख पाएंगे। दूसरा, अगर देखोगे तो 10.2 मिलियन बैरल का ये सप्लाई कंसर्न है जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा है। पास्ट में हमने लड़ाई भी देखी है, क्रूड ऑयल एम्बार्गो भी देखा है, या इजराइल ईरान ये सब की लड़ाई भी देखी, बट इतना बड़ा कभी नहीं था। तो अब ये देखना है कि अगर ये एस्केलेशन और ज्यादा बढ़ेगा ना तो आप मान के चलिए कि कच्चा तेल और बड़ी तेजी दिखा सकता है। कच्चे तेल में बड़ी तेजी का मतलब है और ज्यादा वोलेटिलिटी। सर, इंडियन मार्केट कैसे डील करेगा इसको? देखिए, ऑलरेडी हमने रुपए में गिरावट देखी है। हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ नई स्कीम्स लॉन्च की थी जिसकी वजह से हमारे फॉरेन रिजर्व्स वापस से ना 707 बिलियन पे पहुंच चुके हैं, जो नीचे में डिप्लेट होकर 670 680 के करीब आ गए थे। लेकिन अभी भी कच्चे तेल की जो तलवार है वो हमारे अभी भी लटक रही है क्योंकि अब कच्चा तेल हम देख रहे हैं वापस 90 के ऊपर आ चुका है। दूसरा है मानसून। मानसून में अब हम देख रहे हैं एल नीनो का इम्पैक्ट आना स्टार्ट है और जिसकी वजह से रुपए में भी कमजोरी, क्योंकि अल्टीमेटली फूड ग्रेन प्रोडक्शन कम होंगे, भाव बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तीसरा, अगर हम इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट है एफआईज। हमने देखा डिस्पाइट के साउथ कोरिया में जो गिरावट आई है उसके बावजूद अभी भी एफआईज का जो फ्लो है वो ज्यादा भारत की तरफ नहीं आया है क्योंकि रुपी डेप्रिसिएशन अभी भी काफी ज्यादा है। तो यस, मैं मान के चलता हूँ कि गवर्नमेंट आरबीआई ने जो स्कीम भी लॉन्च की थी उसका कहना यह था कि रुपए में हम बड़ी मजबूती देख लेंगे, बट वैसा हुआ नहीं। तो मुझे लगता है 95 30-40 के नीचे नहीं जाने वाला है रुपया मजबूती लेकर, और ना ही 96-40 के ऊपर जाएगा। एक बड़े रेंज में अटकता हुआ दिखाई देगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी आप देखोगे तो 99-100 के बीच में अटका हुआ है। ओके सर, अगर थोड़ा कमोडिटी मार्केट की तरफ चलें, स्पेशली बुलियन की तरफ चलते हैं। गोल्ड के लिए एक बड़ा टारगेट हमने देखा रिसेंट रिपोर्ट्स और एनालिस्ट एक्सपर्ट्स के जो व्यूज आए उसमें $4,600 अगस्त 10 तक, मतलब अभी अगस्त में भी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। रियलिस्टिक टारगेट लग रहा है? देखिए, अभी अगस्त भी कंप्लीट होने वाला है और दिसंबर तक की बात करें तो ये सबके अपने व्यू चेंजेस हुए हैं। पहला एक चीज मानिए, पिछले 5 महीने में जो कच्चे तेल में तेजी थी उसकी वजह से सोना नहीं बढ़ा था, लेकिन अब गोल्ड को वो कच्चे तेल का थ्रेट नहीं है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट वो है इंटरेस्ट रेट को लेकर। रिसेंटली हमने देखा कि ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं
इंटरेस्ट रेट है वो सितंबर में हाइक होगी। जी। बट जो फेड के स्टेटमेंट आए हैं उससे ये चीज क्लियर है कि इमीडिएटली इतना बड़ा रेट हाइक नहीं आएगा, और अब तो प्रोबेबिलिटी 40 के नीचे आ चुकी है, हम्म। जिसके चलते आप ये मान के चलिए रेट हाइक नहीं होता तो सोने के लिए सपोर्टिव है। तो आई थिंक सोना मुझे लगता है कि वापस 5,000 $5,100 का लेवल ईयर एंड तक भी दिखा दे, कोई बड़ी बात नहीं। हम्म। इसमें 5 साल तो इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं हो रहा। दूसरा, डॉलर इंडेक्स कंटिन्यू गिरावट ले रहा है। हम्म। यूएस का डेट भी देखे तो 40 बिलियन के करीब पहुंच चुका है। चौथा बोले तो जियो पॉलिटिकल टेंशन अभी भी चालू है। और सबसे बड़ा, चाइना, इंडिया, यहाँ पे फिजिकल डिमांड धीरे धीरे वापस बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, और साथ में ईटीएफ की बाइंग है वो भी वापस लौटती हुई दिखाई दे रही है। तो इन सारे कारणवश मुझे लगता है, चाहे अगस्त की बात कर लो चाहे सितंबर की है, बट कुल मिला के दिसंबर तक मुझे लगता है कि सोने और चांदी दोनों में तेजी रहेगी। सोने चांदी में तेजी रहेगी, ये ऑप्टिमिज्म अजय सर की तरफ से हमेशा ही देखने को मिलता है। लेकिन सर अभी जो आंकड़े हम देख रहे हैं उसमें वोलेटिलिटी भी बहुत है, और हमने देखे थे 17 अगस्त के आंकड़े, तेजी दिखाई दी सोने और चांदी दोनों में। लेकिन आज जब 18 अगस्त को हमने देखा तो अपने पिछले क्लोज से गिरावट दिखाई दे रही है सोने चांदी दोनों में। ये वोलेटिलिटी जो दिख रही है वो क्या है? कंसोलिडेशन मान के चले, लंबी रैली की रोक मान के चले, मतलब लंबी रैली से पहले जो है वो सोना चांदी थोड़ा सा मौका दे रहा है नई बाइंग का, क्या मान के चले इसको? देखिए, मुझे लगता है आज $450, $4,000 से 4,450 तक का लेवल हमने देख लिया। इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ा करेक्शन तो बनता ही है। सेकेंडली, फेड के मिनट्स आने हैं कल, उससे पहले हम देख रहे हैं मार्केट थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फेड क्या बोलेगा, अगेन ये सबसे मिलियन डॉलर क्वेश्चन हो गया। जी। हालांकि ये तो कि सितंबर में तो रेट हाइक नहीं होगा, क्या वो सितंबर के बाद नवंबर में या दिसंबर में रेट हाइक की बात करेगा? क्योंकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक सितंबर में एक रेट है, और जब भी अगर दूसरा कोई सेंट्रल बैंक हाइक करता है तो इनको भी करना पड़ेगा। लेकिन फेड के लिए विडम्बना ये है कि जितने भी डेटा सेट आए हैं, चाहे रिटेल सेल्स के डेटा है, जॉब के डेटा है, हाउसिंग के डेटा है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही। कोई भी इकोनॉमी में जब जॉब डेटा अच्छा नहीं है और आप रेट हाइक करते हो तो ये इकोनॉमी में दोहरी मार हो जाती है। और ये भली बात ही है ना, डोनाल्ड ट्रंप भी समझते हैं और साथ में नई जो फेड चेयरमैन है वो भी समझते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पिछले साल भर से बोल रहे रेट कट कीजिए, रेट कट कीजिए। और जो चेयरमैन है केविन बॉस, ये भी मुझे लगता है कि एग्रेसिव कोई रेट हाइक की तरफ नहीं, रेट कट की तरफ जा सकते हैं। थोड़ा सा मिडिल कम होता है और रेट कट की अगर पॉसिबिलिटी बढ़ गई तो आप मान के चलिए पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा। तो यस, मुझे लगता है वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी मार्केट में, लेकिन कल की जो फेड की बैठक है उसके बाद ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मैं अगला सवाल ही आपसे फेड की बैठक पे करने वाली थी सर, कि आखिर क्या एक्सपेक्ट करते चल रहे हैं, पर जब एक्सपेक्टेशन आपने बता ही दी है तो अब ये बता दे दीजिए कि अगर रेट कट होता है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस गोल्ड का कहां बैठेगा? अगर हॉकिश कमेंट्री आ जाती है या रेट कट नहीं करने का भी फैसला करते हैं पर रेट हाइक भी नहीं करते हैं, तीनों सिनारियों में क्या ट्रेडर्स के लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कहां सपोर्ट, कहां रेजिस्टेंस? तो सबसे पहले तो क्या एक्सपेक्टेशन है? तो मुझे लगता है सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन है कि रेट अनचेंज रहेगा। कल के जो मिनट्स आने हैं, देखो रेट डिसीजन नहीं है, ये मिनट्स आने हैं। तो मिनट्स में तो वैसे भी रेट का डिसीजन कुछ आना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट मंथ हमने देख लिया अनचेंज था। सितंबर में भी अनचेंज की पॉसिबिलिटी है। हाँ, अभी ऐसा लग रहा है कि अगर सपोज इन्फ्लेशन कंटिन्यू बढ़ा हुआ रहता है तो दिसंबर में रेट हाइक की पॉसिबिलिटी लग रही है, बट उसको बोलना बहुत मुश्किल है। वो सब फेड की मिनट्स में ही पता चलेगा। तो मुझे लगता है गिवन डेट, अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो इंटरनेशनल में जब तक ये 4520 के ऊपर नहीं जाता है मार्केट में दबाव, जो नीचे में 4350 तक का सपोर्ट रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट सोना करीबन 1,55,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है 1,58,000 से लेकर 1,52,000 का ब्रॉडर रेंज है, ये रेंज बाउंड की वजह से दिखेगा। अगर इसने मीटिंग में ये बोल देते हैं कि यस टेम्परेरी तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बट लॉन्ग टर्म में वापस इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा, तो ये सोने के लिए सपोर्टिव है। तब ये 1,58 तोड़कर ऊपर में आपको 1,62 तक का लेवल दिखा देगा, क्योंकि Q4 में हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे फिजिकल डिमांड भी इंप्रूव हो जाती है और पोर्टफोलियोज में भी ऐड हो रहे हैं। बट कुल मिला के 1,52 से 1,58 का इमीडिएट रेंज गोल्ड में लग रहा है, और चांदी में भी मुझे लगता है कि 2,30,000 से लेकर 2,40,000 का एक ब्रॉडर रेंज है। इस वक्त 2,36,000 का भाव ट्रेड कर रहा है। ओके
सर चांदी भी तेजी दिखा रही है, हालांकि इधर इधर अभी देखा जाए तो वॉलेटाइल काफी ज्यादा है, लेकिन इन कंपैरिजन टू गोल्ड चांदी ज्यादा रिटर्न कमा करके दे रही है निवेशकों को। शॉर्ट टर्म मोमेंटम है या फिर बेहतर रिटर्न लॉन्ग टर्म पे में मिल सकता है चांदी में? देखिए, चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल है और सबसे बड़ा जो फैक्टर है चांदी को सपोर्ट करने का वो है चांदी की सप्लाई। अब चांदी की डायरेक्ट माइन तो कोई होती नहीं है, जो भी है कॉपर और जिंक की माइन है। वहां पे ऑलरेडी हमने देखा कि सप्लाई कंसर्न्स बने हुए हैं। चिली के अंदर भी हमने देखा कि प्रोडक्शन कट हुए हैं। जिंक के अंदर चाइना अपने आउटपुट को कैप कर रखा है एंड इसी की वजह से ये 7वां साल है कि कहीं ना कहीं चांदी डेफिसिट में, और ये सबसे बड़ा फैक्टर है। डिमांड के तौर पे हम देखें तो ईवी, सोलर पैनल, इनमें इनकी डिमांड कंसिस्टेंटली इंप्रूव होते हुए दिख रही है। तो कुल मिलाकर मुझे दिखता है कि ये एक डेफिसिट कमोडिटी है। सेकेंडली, डिमांड कंटिन्यू बढ़ रही है। थर्ड, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के तौर पे भी लोग इसको लेके बैठे हुए हैं। तो यस, ज्यादा लग रही है तेज सोने के मुकाबले, और देख भी सकते हैं रेशो से। रेशो रिसेंटली 72 तक का लेवल दिखाकर अब 67 के करीब है। मुझे लगता है कि 2-3 महीने में ये रेशो टूटकर 60-61 तक आ जाएगा। तो जब भी ये 60 तक आता है, इसका मतलब है चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी सोने के मुकाबले। यानी अगले 2-3 महीने में बेहतर रिटर्न्स दे सकती है चांदी। देखिए, एक तो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है और सोने को तो रिप्लिका वैसे भी करती है, गिफ्टिंग के तौर पे भी चल रहा है, ईटीएफ के तौर पे भी चल रहा है। तो यस, मेरा मानना है कि सोने के मुकाबले चांदी ज्यादा तेज है। सर खरीदें क्या, सोना या चांदी? एज ऑफ नाउ मुझे लगता है चांदी खरीदना चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन लेने का सबसे अच्छा तरीका है आप गोल्ड सिल्वर रेशियो देख लो। अब गोल्ड सिल्वर रेशियो पिछले साल 105 पे था, वहां से गिरकर 44 तक आ जाता है, 44 से बढ़कर 72 आता है और अब ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जब भी ये रेशियो गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं आप मान के चलो सोने के मुकाबले चांदी आउट परफॉर्म करती है। और वैसे भी हम जानते हैं चांदी का जो कंजम्पशन है डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर बढ़ते जा रहा है और साथ में डेफिसिट भी है। तो मेरा प्रेफरेंस चांदी है। ओके, चांदी के ऊपर ज्यादा ऑप्टिमिज्म दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। सर बाकी बेस मेटल्स की भी बात करते हैं। हमने पिछली बार भी आपसे बात की थी तो आपने एल्यूमिनियम और जिंक जैसे मेटल्स का जिक्र किया था जहां पर निवेशकों का भी इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ रहा है। कॉपर के ऊपर भी निवेशकों का इंटरेस्ट बढ़ा और हमने देखा कि कॉपर किस तरीके से लाइमलाइट में आ गया है। लेकिन अभी रिसेंट जब हम एक्सपर्ट्स या फिर एनालिस्ट की रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं तो उसमें एल्यूमिनियम और जिंक का बहुत जिक्र हो रहा है। और अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो जून के बाद के हाईएस्ट लेवल पर है, $3,300 के आसपास दिखाई दिया प्रति टन। और एमसीएक्स पर जो है वहां पर भी फ्यूचर्स में तेजी आती दिखाई दी एल्यूमिनियम में। जिंक की बात करें तो 4 साल के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है, $3,800 प्रति टन के आसपास कीमतें चल रही हैं। और एमसीएक्स पर अप्रैल टू अगस्त में ट्रेडर्स ने लॉन्ग बेट्स लगाए हैं। अगर हम ब्रोकरेजेस की बात माने तो वो भी बाय कॉल दे रहे हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक, क्या ये भी अब उस लेवल पे पहुंच रहे हैं कि निवेशक यहां पर खरीदारी कर सके? अपॉर्चुनिटी दिख रही है इन बेस मेटल्स में? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे बेस मेटल में अच्छी खासी तेजी कंटिन्यू रही है और खास करके जो आपने नाम बताया कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, तीनों। सबसे पहले एल्यूमिनियम लेते हैं, जहां पे हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के टेंशन की वजह से 9% ग्लोबल सप्लाई डिस्टर्ब है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 350 का लेवल 2-3 बार छुआ है, सस्टेन नहीं करा, बट अभी 350 के ऊपर अच्छे से होल्ड करके चल रहा है। यहाँ पे एक बनेगी जो 365-370 का लेवल दिखा देगी, क्योंकि सप्लाई कंसर्न्स यहाँ पे बनी हुई है। दूसरी कमोडिटी कॉपर ले लेते हैं। कॉपर में हमने देखा कि ये सबसे बड़ा गेन हमने पिछले हफ्ते आते हुए देखा और इन्वेंट्री है वो 23 साल के लो पे पहुंच चुकी है। करंटली पे 14,000 का लेवल तोड़ के होल्ड कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में 1380 के करीब है। करंट लेवल से भी अगर कोई लेके चले और 1400 का लेवल ब्रीच हो जाए तो 1450 तक का लेवल तो बैर मिनिमम कॉपर में देखे। जिंक में भी अब जो जनवरी में हम लोग सरप्लस में थे वो धीरे धीरे सरप्लस कम हो रहा है। साथ में चाइना और बाकी कंट्रीज भी इसकी सप्लाई डिस्टर्ब की वजह से चिंता है। तो मुझे लगता है कि जिंक के अंदर भी 400 का लेवल तो ऑलरेडी टेस्ट कर गए हैं, पर ऊपर में तो 8,412 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो कुल मिला के कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम तीनों में मुझे लगता है करंट लेवल से फेज मैनर में 10 से 12% का तो बैग मिनिमम तेजी देखने मिल जाए। तो सर एल्यूमिनियम, जिंक या कॉपर में से अगर खरीदना हो अगले 3 से 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, क्या खरीदें? देखिए, एल्यूमिनियम 2027 में ओवर सप्लाई में फिर से आ जाएगा, क्योंकि इंडोनेशिया या इनकी जो सप्लाई बढ़ रही है वो आ जाएगा।
तो अगर प्रेफरेंस वाइज सबसे पहले जो जियोपॉलिटिकल टेंशन ये सब चल रहा है तो एल्यूमिनियम लीजिए, 350 पे लीजिए, 330 का स्टॉप लॉस लगाइए, 380 390 तक का लेवल मिल जाएगा अगले 3 4 महीने में। दूसरे नंबर पे जिंक है, जहां पे हमने कंसिस्टेंटली देखा कि जो सप्लाई है वो धीरे धीरे कम हो रही है, साथ में डिमांड में इंप्रूवमेंट है। तो यहाँ पे भी हमने ऑलरेडी बड़ी रैली तो देख ली है, बट अभी भी 400 पे 380 के स्टॉप लॉस से तो यहाँ पे अगले 4-6 महीने में 440 तक का लेवल मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी तेजी तो मुझे कॉपर में दिख रही है जी, क्योंकि में पहले भी आया था कि कॉपर इज ए न्यू गोल्ड, और आज भी डेटा बिना कॉपर के तो इमेजिन करना भी मुश्किल है। सप्लाई में भी कंसर्न है। यहाँ पे 1380 पे लीजिए, 1280 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर कोई साल भर का व्यू लेके चले तो 2000 का लेवल भी कॉपर में देखने मिल जाए। ओके सर, दो ऐसे सवाल जो इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा कंसर्न है, मेरे आखिरी दो सवाल यही होंगे। सबसे पहला कंसर्न तो ये, पैसे इक्विटीज में लगाएं या फिर सोने चांदी में? देखिए जमीन, मुझे लगता है कि पैसा लगाना चाहिए, सबसे पहला महत्व है तो आप लगा के रखें। लेकिन इक्विटी ही कैपिटल वर्ल्ड या फाइनेंशियल वर्ल्ड में 100% रहता है, ये गलत है। जी, मैं आपको ये नहीं बोलता हूं कि आप सारा पैसा इक्विटी में लगा दो या सारा पैसा कमोडिटी में लगा दो। आपका एलोकेशन कम से कम 18 से 20% कमोडिटी में होना चाहिए और 80% में होना चाहिए। इससे होगा कि आप ये देखिए ना, इक्विटी मार्केट में डर क्या है कि मार्केट क्रैश कर जाएगा या मार्केट टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि लड़ाई हो रही है, इन्फ्लेशन है। बट आप सोचिए, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन है, लड़ाई है, तो सोना तो बढ़ेगा। तो एक तरफ जब इक्विटी टूटता है तो कमोडिटी बढ़ती है, और आपका एलोकेशन 20% रहा तो आप ये मान के चलिए आपका पोर्टफोलियो गिरते मार्केट में भी रिटर्न देगा। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब इक्विटी मार्केट क्रैश हुआ सोने ने तेजी दी है। तो यहाँ पे 20% का एलोकेशन आपको गोल्ड सिल्वर में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अभी रखना चाहिए। अभी भी मुझे लगता है सोना चांदी काफी चीप है। अगले 2.5-3 साल में अगर सोना चांदी यहाँ से डबल भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सेंट्रल बैंक की बाइंग, ईटीएफ में बाइंग, डी डॉलराइजेशन, डॉलर में गिरावट, फिजिकल में डिमांड, ये सारे फैक्टर्स हैं जो सोने चांदी को सपोर्ट करते हुए। सर एक थोड़ा सा काउंटर, इस बार तो कुछ ऐसा हो गया कि बाजार भी गिर गया, सोना भी गिर गया, चांदी भी गिर गई, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम बोलते हैं टेक्निकल्स के अंदर या एनालिसिस में हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो आप देखिए 2008 और 2022 में एक बहुत ही अच्छा आपको डेटा दिखाता हूँ। आप उठा के देखिए, जब भी कच्चा तेल $100 के ऊपर जाता है तब तब हमने देखा इक्विटी और कमोडिटी पहले टूटते हैं, और 7 महीने के बाद सोने और चांदी में एक लंबी तेजी आती है। चलिए उदाहरण लेते हैं 2008 का। जी, 2008 21-22 फरवरी को कच्चा तेल $150 टच करता है ग्लोबल फाइनेंशियल का। ठीक है, अब वहां से आप 7 महीना पकड़िए तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर 2008 में सोने का भाव था $640, और वहां से ये रैली करता है 2011 तक, जहां पे सोना $20 टच कर जाता है। इसके बाद आता है 2022, जहां पे रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट होता है, और 1 मार्च कच्चा तेल $130 टच कर जाता है। अब वापस अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2022 में आप देखोगे तो सोने का भाव था $1620, और वहां से सोना 5600 का हाई मारता है ये साल जनवरी में। अब मजे की बात है कि इस बार भी हमने लड़ाई देखी जो 28 फरवरी को स्टार्ट हुई, और 3 मार्च 2026 में कच्चा तेल टच करता है $120। अगेन मार्च हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो मैं वेट कर रहा हूँ सितंबर अक्टूबर का, और यहाँ से फिर से मुझे लगता है कि सोना कम से कम डबल होने की ताकत रखता है, बट उसको 2.5 से 3 साल का पीरियड आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज आप समझो कि अभी एक डी डॉलराइजेशन का टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व्स जो है डॉलर में वो निकाल रहे हैं, उसकी जगह सोना भर रहे हैं। दूसरा, सोने की कॉस्ट बढ़ चुकी है। एक्सट्रैक्शन कॉस्ट जो सोने और चांदी की है, चांदी तो डायरेक्ट निकलती है, इसमें एनर्जी की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। थर्ड, सेंट्रल बैंक के साथ साथ हम ईटीएफ में बाइंग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी तैयारी हो रही है सोने चांदी में। और पास्ट में भी जो आपका सवाल था उसका जवाब यही है कि पास्ट में भी हमने देखा 2008-2022 में ऐसा बड़ा मूव बनता है। जी, आखिरी कंसर्न यही सर, निवेशकों का मौका छूटा तो नहीं है सोने चांदी में निवेश का? 50% छूट चुका है। 2 साल पहले के जो भाव और आज के भाव है
वो आप खुद जानते हो, 50,000 वाला सोना आज 1.5 लाख पे है, 50,000 वाली चांदी आज 2.5 लाख पे है। और मुझे लगता है कि एक देखो, ट्रेडिंग अपनी जगह पे है, लेकिन अगर आपके घर पे शादी है या किसी को गिफ्ट देना है, रक्षाबंधन भी आ रहा है मैडम, आप भी ध्यान रखिए थोड़ा, तो कभी भी सोना और चांदी लेके चलिए। मुझे लगता है अगले 2-2.5 साल यहाँ से भी मार्केट डबल होने की ताकत रखता है, क्योंकि अब आप कंजम्पशन नहीं देख रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देख रहे हो, एज ए फाइनेंशियल असेट भी देख रहे हो, तो इसका प्रारूप जो है वो चेंज हो चुका है। इसके लिए सोने चांदी में आपको हमेशा निवेश करके ही चलना चाहिए। चलिए, जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो ध्यान रख लीजिए, अजय केडिया जी ने कह दिया है त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है, और जो निवेशक हैं वो डबल ध्यान रखिए, क्योंकि सोने चांदी में 50% मौका छूटने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन आगे मौका कितना बनता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि किस तरीके से वोलेटिलिटी डील करनी है आपको, वो आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी को लेकर के और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय को लेकर के समझना बेहद जरूरी है। अजय सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद।